हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन जो है रक्त संबंध, खून का रिश्ता जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो चीज है, ये हमारा मतलब ब्लड रिलेशन, ये ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक कमाल का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग बैंक में, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, कोई भी एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ 2-3 मार्क का, 5 मार्क्स का ऐसे करके आता है। ओके, तो जैसे कि ब्लड रिलेशन देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? रक्त संबंध, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें। या इस टॉपिक रिलेटेड क्या होगा, लाइक फैमिली रिलेशन, फैमिली या रिलेटिव, इन रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, पैटर्न कैसे बनता है, वो एग्जाम टू एग्जाम वो वेरी करता है। ओके, सो आज आई हैव शेड लाइक फैमिली रिलेशन। फैमिली या रिलेशन में कितने जेनरेशन होते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन टाइप आता है, चाहे वो बैंकिंग में हो, वैरी करता है, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल, स्टेट एग्जाम्स, हर एग्जाम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस फर्क इतना है कि बैंकिंग में जैसे 5 ऑप्शंस में वो रहता है, और बाकी कोई एग्जाम्स हो लाइक एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, उसमें वो 4 ऑप्शंस में आता है, और सिर्फ लेवल का फर्क है, 19-20 फर्क है। ओके, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। लाइक अबाउट द टॉपिक, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट पीपल विथ whom we interact on daily basis, our blood relatives, thus is closely related to our life। जैसा कि ब्लड रिलेशन मतलब फैमिली, हमारे रिश्तेदार, उन किसको हम किस नाम से बुलाते हैं, किस रिलेटेड क्वेश्चन से, उसी को लेके ही ये टॉपिक में आएगा। जैसे कि दिस टॉपिक चेक्स आवर एक्यूरेसी ऑफ डेसिफरिंग, डेसिफर ये एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, डेसिफर। डेसिफर का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक कोई भी चीज में जो चीज हम अनकोड जैसे बोलते हैं, डिकोड जो रहता है उसको कोड मतलब सॉल्व आउट करना, उसका लॉजिक निकालना, कि कोई भी चीज की गहराई को समझना। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन, दूर के रिश्तेदार हो, कौन सा टर्म किसको क्या बोलते हैं, उसकी गहराई, वो रिलेशनशिप को समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक्यूरेसी लेवल वो बढ़ा देता है। ओके, और सबसे जरूरी या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ब्लड रिलेशन आप लोग का स्ट्रांग है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बाकी टॉपिक्स में भी आप लोग को हेल्प करता है सॉल्व करने की। जैसे कि डाटा सफिशिएंसी टॉपिक्स में आता है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें भी ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो ये बहुत ही काम में आएगा। पजल में हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, सर्कुलर टेबल हो, पजल हो, वो नंबर ऑफ डेज से हो, कुछ भी हो, ब्लड रिलेशन का अहमियत, इसका टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर रहता है हर एग्जाम में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लाइक पहले हम समझते हैं कि ब्लड रिलेशन तो जान लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि फैमिलीज में जो जो रिलेशन है, जो जो टर्म्स डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको किस नाम से बुलाते हैं। मोस्टली इंग्लिश और हिंदी ये टर्म अगर हमें पता है, जैसे पापा मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसका इंग्लिश क्या है और हिंदी, अगर मैटरनल क्या है, पैटर्नल क्या है, मैटरनल किस साइड को बोलते हैं, यही सब चीज को लेके ये टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। ओके, तो अगर हम देखें लाइक जेनरेशन, फैमिली के जेनरेशन में अगर हम आ जाए, जनरली एक फैमिली जेनरेशन में कितने लोग आते हैं। ओके, हम अपने हिसाब से आजिम नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली हमारा रिश्ता हो, आपका हो, किसकी किसी और का भी हो, सबके फैमिली तो डिफर करेंगे ना। किसी के घर वाले होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, या डेथ हो गया होगा। बट जनरली हम कंसिडर करते हैं एवरेज लेवल पे कि किन किन को हम काउंट करते हैं। जैसे कि एक हमारा खुद का जेनरेशन है, एक हमारा जेनरेशन है, अगर हम फैमिली जेनरेशन की बात करें। ओके, सॉरी दोस्तों, हाँ, अगर हम फैमिली जनरेशन की बात करें तो एक तो आएगा खुद का जेनरेशन, हमारा जेनरेशन। हमारे जेनरेशन में कौन कौन आ सकते हैं, लाइक ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड या वाइफ, सेम जेनरेशन में रहेंगे। अच्छा, और मैरिज अगर हो गया तो सेम जेनरेशन में आ जाएंगे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये सब हमारे जेनरेशन में हम उम्र में गिनते जाते हैं। और जो अगर मेरा भाई
चचेरा भाई, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कजिन। ब्लड रिलेटेड ब्रदर और सिस्टर को या बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। द बेटर इंग्लिश ऑफ बायोलॉजिकल और ब्लड रिलेटेड ब्रदर और सिस्टर इज सिबलिंग्स, जिसमें कोई जेंडर नहीं होता। उसमें हम अगर देखें तो वो ब्रदर में भी हो सकता है और सिस्टर में भी रह सकता है। सेम थिंग कजिन। कजिन जो होता है, जो बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर नहीं होते हैं, आपके पैटर्नल साइड के थ्रू या आपके मैटरनल साइड के थ्रू जो आते हैं। एनीवे, ये तो हमारा जेनरेशन गया। हमारा जस्ट नीचे जेनरेशन में कौन कौन आएंगे? लाइक सन, डॉटर, अगर शादी हो गया, बेटा या बेटी, भाई या बहन का जो बेटा या बेटी, उसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेफ्यू, नीस। हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं लाइक भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, वही। ओके। और ये तो दो जेनरेशन के हमारे जस्ट नीचे जेनरेशन, जिसमें सन और डॉटर की अगर शादी होगी रेस्पेक्टिवली तो डॉटर इन लॉ, और डॉटर के केस में सन इन लॉ। ठीक है। तो किसके लिए? ये हमारा जस्ट नीचे वाला जेनरेशन अगर हम काउंट करें, हमारा जेनरेशन के जस्ट एबव जेनरेशन वाले में कौन आएंगे? लाइक फादर, मदर, जिनके थ्रू हम आए हैं इस दुनिया में। तो फादर और मदर, उनके अगर भाई बहन हुए तो लाइक अंकल, ऑन्ट। तो वो अगर हम पैटर्नल साइड से देखें तो वो हो जाएंगे लाइक बड़े पापा, चाचा, ये सब। या मदर के साइड से हम देखें तो लाइक मामा जी, मौसा जी, ये लोग आ जाएंगे। तो जनरली 3 जेनरेशन हम सोचते हैं, बट एक्चुअली 4 जेनरेशन होते हैं। अगर विदाउट रिपीटेशन हम जेनरेशन काउंट करें तो फादर और मदर जेनरेशन के जस्ट ऊपर वाला जेनरेशन भी तो काउंट होगा ना, लाइक ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, भले वो पैटर्नल साइड के हो या मैटरनल साइड के हो। पैटर्नल साइड में देखा जाए तो वो हो जाएगा दादाजी, दादी जी, और मैटरनल साइड जो मम्मी की साइड की तरफ से होगा तो वो हो जाएगा दादी जी, नानी जी। तो जनरली 4 जेनरेशन कंसिडर किया जाता है ब्लड रिलेशन में। और हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते कि हमारे घर में कोई जिंदा है, नहीं है, कोई मतलब है, नहीं है, उसी अकॉर्डिंगली नहीं होता। ये अजम्पशन उसी बेसिस पे होता है विदाउट रिपीटेशन कितने जेनरेशन आते हैं। एक हमारा खुद का जेनरेशन, हमारा एक जस्ट नीचे वाला जेनरेशन सन और डॉटर, हमारा जेनरेशन का जस्ट एबव वाला जेनरेशन फादर, मदर, अंकल, ऑन्ट, और उसके जस्ट वाला जेनरेशन तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो पापा के साइड से हो, मम्मी के साइड से हो, डजंट मैटर। तो 4 जेनरेशन जनरली कंसिडर्ड इन ए ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री डायग्राम। ठीक है। अब आते हैं कि लाइक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि ऐसे डायग्रामेटिक बन रहा है, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में डबल एरो यूज हुआ है। तो वही चीज ही हम करते हैं ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए कि किसके लिए कौन सा साइंस यूज करेंगे। ठीक है। सबसे इजी है कि अगर जेंडर की बात है, मेल आ गया, मतलब आप स्क्वायर सर्कल भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट और इजी वे होगा कि गो बाई प्लस एंड माइनस। वो और भी आपके 5-10 सेकंड्स टाइम बचाएंगे। जैसे कि अगर मेल हो गया तो यूज प्लस, फीमेल हो गया तो यूज माइनस। ओके। सेम जेनरेशन पे अगर बात आती है, सेम जेनरेशन में कोई है तो हम यूज कर सकते हैं हॉराइजॉन्टल लाइन। ठीक है। और अगर अपर या लोअर जेनरेशन हुआ, पापा वाले ग्रैंडफादर या पड़पोता, पोता, अगर अपर या लोअर जेनरेशन की बात आएगी देन हम यूज कर सकते हैं वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज क्वेश्चन दिया है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो किसका जेंडर इसमें कंफर्म हुआ? ए का जेंडर कंफर्म हुआ। तो ऐसे कर सकते हैं ए इज द ब्रदर, मेल प्लस ऑफ ब्रदर, मतलब तो सेम लाइन में आएगा ना, तो वी विल यूज हॉराइजॉन्टल लाइन। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सिस्टर किसका जेंडर कंफर्म हुआ? बी माइनस ऑफ सिस्टर ऑफ सी, मतलब ये ए बी सी तीनों सेम ही लाइन पे रहेंगे, तीनों हॉराइजॉन्टल लाइन पे रहेंगे, सिबलिंग्स में जाएंगे। एंड सी इज द फादर ऑफ डी,
तो किसका जेंडर कंफर्म है? सी का। लेकिन फादर यहाँ पे बोला गया है, तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा था दोस्तों कि अगर फादर हो, मदर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, सन हो, डॉटर हो, ग्रैंडसन हो, ग्रैंड डॉटर हो, ये आएंगे मतलब अपर जेनरेशन या लोअर जेनरेशन ही काउंट होगा ना। पापा के केस में 1 अप, ग्रैंडफादर के केस में 2 अप, ग्रैंड सिमिलरली अगर ग्रैंडसन हो या सन हो 1 डाउन, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हो तो 2 डाउन। तो सी इज द फादर ऑफ डी, मतलब डी। यहां पे क्वेश्चन पूछेगा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी का क्या हो बनेगा, क्या लगेगा? ओके, तो इसमें क्योंकि ए का जेंडर कंफर्म है, आंसर निकल सकते हैं ना। इफ ए इज द, चलिए मानिए ये क्वेश्चन है कि अगर ए बी का भाई है, बी सी का बहन है, सी डी का पापा है, तो ए डी का क्या लगेगा? तो इसमें क्या बन रहा है? फादर साइड से है, मतलब क्या? पैटर्नल अंकल। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? पैटर्नल अंकल। कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। तो कहने का मतलब है अगर हम ये साइंस को यूज करेंगे ठीक से, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और एक साइन कौन सा चाहिए? जैसे कि कपल के केस में, कोई मैरिड कपल के केस में आया तो वी कैन इजीली यूज डबल एरो। 2 हार्ट देने की जरूरत नहीं, दिल शेप देने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप लोग डबल एरो दे सकते हैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यहां पे तो दोनों का जेंडर बाय डिफॉल्ट कंफर्म है, हस्बैंड प्लस बी, बी बाय डिफॉल्ट स्पाउस हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब यहाँ पे शादी, मतलब यहाँ पे मैरिज, मतलब ऑब्वियसली इट्स अबाउट 2 जेंडर। यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज क्वेश्चन में लीगल नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ के केस में एक का जेंडर कंफर्म है तो दूसरे का पता चल जाएगा। कौन से केस में पता नहीं चलेगा? अगर स्पाउस टर्म दे दे या लाइफ स्पाउस, स्पाउस का मतलब क्या है? लाइफ पार्टनर या बेटर हाफ, जो कि अगर हम स्पाउस का टर्म दे दे, ए इज द स्पाउस ऑफ बी, इससे हमें क्या पता चल गया कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है, बट कौन मेल कौन फीमेल वी कैनॉट से। तो वो स्पाउस टर्म भी यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या है? लाइफ पार्टनर। ऐसे केस में हम कैसे छोड़ेंगे? लाइक ए डबल एरो, क्योंकि ए और बी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन किसका क्या है? वी कैनॉट अज्यूम, वी कैनॉट से। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहां पे आप अज्यूम नहीं कर सकते जब तक कंफर्म डाटा या ऑप्शन के हिसाब से ना हो। वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब चीज है कि किसके लिए क्या यूज करना है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमें सारे रिलेशंस के नाम पता होना चाहिए, किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि खुद के भाई बहन तो हो जाएगा सिबलिंग्स, कजिन हुए जो ब्लड रिलेटेड नहीं है, मम्मी के थ्रू कोई रिलेटिव या पापा के थ्रू कोई रिलेटिव आए, स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अगर वाइफ है, वाइफ की बहन, सिस्टर इन लॉ। ओके, तो ये सब टर्म्स भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि रिलेशंस के नाम ज्यादातर तो हमें पता भी होता है और ये सब टर्म पता होना चाहिए। जैसे कि मदर्स और फादर्स, फादर तो ग्रैंडफादर, हाँ खाली फर्क है मैटरनल लगेगा मम्मी के साइड से, पैटर्नल लगेगा पापा के साइड से। और वो ऑप्शन के हिसाब से भी डिपेंड रहता है कि क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या दिया होगा। अगर स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो मैटरनल मतलब मम्मी के साइड और पैटर्नल मतलब पापा की साइड। और ये टर्म जो है मैटरनल और पैटर्नल, ये टर्म एक्चुअली संस्कृत से डिराइव किया गया है, क्योंकि इंग्लिश में देखे तो मदर और फादर रहता है, बट यहाँ पे तो एफ से स्टार्ट नहीं है, पॉ से स्टार्ट है। तो एक्चुअली पिता और माता से ही डिराइव किया गया है मैटरनल और पैटर्नल। इसलिए मम्मी वाला साइड जैसे कि मौसी, मामा जी, नाना जी, नानी जी, ये सब मैटरनल होंगे। अंकल, ऑन्ट और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सेम थिंग। मैटरनल साइड में बड़े पापा, चाचा जी, दादाजी, दादी जी, ये सब किया जाएगा पैटर्नल साइड पे। फादर के साइड से ये रिलेशन बने हैं, तो इसी अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। मदर्स और फादर, सिस्टर, ऑन्ट। तो इंग्लिश में तो ये बहुत ही इजी है, बस बेसिकली देखना है और स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे कि किस जगह पे मैटरनल है, किस जगह पे पैटर्नल है। इंपॉर्टेंट है कि हमें ये साइंस पता होने चाहिए कि मेल होगा तो गो बाई प्लस, फीमेल है तो गो बाई माइनस, सेम जेनरेशन पे है तो हम यूज करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन,
और अपर या लोअर जनरेशन पे है तो कितना अप है। अगर फादर वाला जनरेशन है 1 अप होगा, फादर हो अंकल हो। अगर दादाजी दादी जी है 2 जनरेशन अप, उस केस पे यूज करेंगे अपर जनरेशन, या डाउन के जनरेशन पे जैसे सन हो डॉटर हो, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, उसी पे जनरेशन डाउन वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। और कपल के केस में, मैरिड कपल केस पे गो बाई डबल एरो। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सब सारे रिलेशंस के नाम। ऐसे और कुछ रिलेशन, नेफ्यू नीस, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ, एज आई हैव मेंशन्ड सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। क्योंकि अगर आपकी पत्नी की तरफ से कोई भी रिश्ता आए या कोई भी रिश्तेदार आए, वो बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे इन लॉज। और सिमिलरली अगर पति की तरफ से भी आया, वो इन लॉज ही रहेगा। वो आपके पाप मतलब देवर हो, ननद हो, खाली डिपेंड करता है जेंडर के हिसाब से। ब्रदर इन लॉ इन मेल केस, सिस्टर इन लॉ इन फीमेल केस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक टर्म हम यूज करते हैं जैसे कि स्पाउस। स्पाउस मतलब हमें पता है कि लाइफ पार्टनर, उसका बेटर वर्ड है, बेटर इंग्लिश है। सिमिलरली समधी और समधन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को इन लॉ। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, बट ये मीनिंग जानना जरूरी है। समधी या समधन मतलब हमारे जो पापा, हमारे पेरेंट्स, और हमारे जो पार्टनर है उनके जो पेरेंट्स, वो दोनों रिश्ते में क्या होते, वहां पे भी जेंडर अज्यूम नहीं होता। मेल को इन लॉ, फीमेल को, ऐसा नहीं है। जैसे कि कजिन, हम प्रोनाउन यूज कर देते हैं, ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। सिमिलरली को इन लॉ वो समधी पे और समधन पे दोनों पे लागू होता है। ठीक है, चलिए ये तो सारे रिलेशंस के नाम हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में बेसिकली 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक है हमारा पजल बेस्ड। पजल बेस्ड मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव, जो कि पैसेज बेस्ड होगा। कुछ इंफॉर्मेशन पैसेज में दिया होगा, घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के दिया होगा, उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, एंड बाय यूजिंग दिस साइंस हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला है इंडिकेटिंग। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के लिए, लेकिन बैंकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन, ज्यादा आपका वेटेज बैंकिंग के लिए है, देन ये पजल वाला और कोडिंग वाला। ऐसा नहीं कि एसएससी में आ नहीं सकता, लेकिन चांसेस कम है। वेटेज ज्यादातर पजल बेस्ड और कोडिंग बेस्ड कंपेरेटिव टू एसएससी और रेलवेज एग्जाम बैंकिंग में ज्यादातर आते हैं। बट अगर एसएससी या रेलवे या स्टेट लाइन, वहां पे थोड़े क्वेश्चन का साइज वेटेज कम होता है, तो वन लाइनर क्वेश्चन ही रहते हैं। इंडिकेटिंग जैसे क्वेश्चन वहां पे कंपेरेटिवली आते हैं। ओके, तो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पजल बेस्ड, जैसे कि बोल रहा था कि डिस्क्रिप्टिव या पैसेज बेस्ड, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, उस इंफॉर्मेशन को लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग द साइन। किसके लिए क्या यूज करना। क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन, Q इज द मदर ऑफ R, P इज द हस्बैंड ऑफ Q। ऐसे लाइन में दिया है ना, और यहाँ पे हम दोनों हर एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हो, ये एसएससी रेलवे स्टेट वाला क्वेश्चन है। क्योंकि बैंकिंग में अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े से बड़े आएंगे और 5 ऑप्शंस वाला होगा। तो आज के क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शन सभी को लेके हम ये करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Q इज द मदर ऑफ R, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, S इज द ब्रदर ऑफ R, देन हाउ इज P रिलेटेड टू S। तो अगर ये दिया है, इसे अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन गिवन है, तो हमें पता है वो भले ही पजल रिलेटेड हो, इंडिकेटेड रिलेटेड हो या कोडिंग रिलेटेड हो, हमें बस पता होना चाहिए उसका मतलब, कौन से रिलेशन का मतलब क्या है और किसके लिए क्या यूज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Q इज द मदर ऑफ R, Q जेंडर कंफर्म मदर, और मदर मतलब जेनरेशन डाउन में रहेगा ना, R जेनरेशन डाउन में R रहेगा ना, क्योंकि वो Q मदर है मतलब ऊपर रहेगा, अपर लोअर जेनरेशन है, वर्टिकल लाइन। Q इज द मदर ऑफ R। ठीक है, फिर दिया है P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द हस्बैंड ऑफ Q मतलब, और ऑब्वियस सी बात है Q मदर है मतलब शादीशुदा तो होगी, तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P बाय डिफॉल्ट मेल हो गया और वैसे भी हस्बैंड है। S इज द ब्रदर ऑफ R। अच्छा, S अगर R का ब्रदर है तो S का जेंडर कंफर्म, और ये दोनों सेम लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे क्योंकि सिबलिंग्स है।
तो ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों इन दोनों के बच्चे ही हुए ना, क्योंकि एस अगर आर का भाई है तो और आर क्यू का बेटा या बेटी है, अभी तक जेंडर नहीं मिला है, तो ये दोनों कंफर्म क्यू और पी के बच्चे हैं। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो पी एस का क्या बनेगा? ओके, तो यहाँ पे क्योंकि पी आर का फादर बन रहा है तो आर का भाई एस है, तो बाय डिफॉल्ट पी एस का भी फादर बनेगा ना, हेंस आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन फादर। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, हमें बस ये इंग्लिश मीनिंग समझना है और उसी अकॉर्डिंगली रिलेशन बनाना है डायग्रामेटिकली थ्रू, तो वही दिया। हाँ, यहां पे आर का जेंडर नहीं दिया गया है। अगर पूछा होता हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू और पी, तो क्या होता आंसर? पहले सोचिए कि अगर आर क्यू या पी का क्या लगता, तो यहां पे क्या होता? आइदर और पे होता। क्यों? क्योंकि जेंडर इज मिसिंग। तो आंसर क्या होता? हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू और पी, आंसर वुड हैव बीन आइदर सन और डॉटर, या हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आइदर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए, बस हमें डायग्रामेटिकली सही बनाना है। चलिए आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। एल इज द सिस्टर ऑफ जी, जी इज द सन ऑफ एम, तो जो भी इंफॉर्मेशन से दिया होगा उसी अकॉर्डिंगली हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, एल इज द सिस्टर ऑफ जी, किसका जेंडर कंफर्म है? एल का। जी इज द सन ऑफ एम, अब जी एम का सन है, मतलब ये दोनों एम के मतलब चाइल्ड हुए। जी इज द सन ऑफ एम, एम इन दोनों का पेरेंट बन गया। एम इज मैरिड टू डी, तो एम का स्पाउस कौन बना? डी। ठीक है, लेकिन यहां पे देख रहे हो अभी तक एम का जेंडर पता नहीं चला, और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जब तक जेंडर का कंफर्मेशन ना हो इंफॉर्मेशन में या ऑप्शन के थ्रू, आप अपने हिसाब से आज्यूम नहीं कर सकते। और जैसे कि स्पाउस टर्म दिया है या मैरिड टू, मैरिड टू में जेंडर क्या है किसी का पता नहीं चलता, तो हमें आगे वेट करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन क्या दिया है। ठीक है, डी अच्छा, बट यहां पे जब नेक्स्ट लाइन में आए डी इज द सिस्टर ऑफ ई, अब डी सिस्टर है मतलब हस्बैंड कौन वाइफ कौन कंफर्म हो गए, क्योंकि अगर डी सिस्टर बनी, डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी अगर सिस्टर है ई की, मतलब एम हस्बैंड बाय डिफॉल्ट बन गया ना, क्योंकि मतलब यहाँ पे तो सेम सेक्स पे मैरिज काउंट नहीं किया जाता, वो तो होगा ही नहीं। हम हमारे रिश्ते के हिसाब से, हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से फैमिली डायग्राम बनते हैं, तो ये फीमेल है मतलब ये प्लस हो गया, एम हो गया जेंडर मेल, ही इज द हस्बैंड, ही इज द फादर। अच्छा, डी इज द सिस्टर ऑफ ई, ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन ऑफ सी, सी इज मैरिड टू एस, सी इज मैरिड टू एस। ठीक है, एस इज द सिस्टर ऑफ पी, एस इज द सिस्टर ऑफ पी। ओके, तो क्वेश्चन इतना ही बना है। अच्छा, और यहां पे भी ये कपल में भी जेंडर पता चल गया, कौन हस्बैंड कौन वाइफ पता चल गया, क्योंकि दोनों में से कपल के केस में क्या होता है, दोनों में से अगर किसी एक का भी पता चल गया तो दूसरे के जेंडर बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है, क्योंकि एस फीमेल है तो सी बाय डिफॉल्ट मेल। ओके, और लास्ट में दिया था एस इज द सिस्टर ऑफ पी, बट पी का जेंडर पता नहीं चल रहा है जितना इंफॉर्मेशन पैसेज हमारे पास है। तो यहां पे पूछा क्या है, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, पी का जेंडर जरूरत भी नहीं है, हमारा टारगेट है जो क्वेश्चन पूछा होगा, तो हाउ इज एल रिलेटेड टू ई। ओके, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, लोअर जनरेशन में है, छोटा वाला जनरेशन का कोई टर्म ही आंसर होगा। अब ये खुद के बच्चे तो नहीं है, ऐसे डायगोनल लाइन में आ रहे, मतलब अगर सन या डॉटर होगा, मान लीजिए ए और बी कपल है, ए हस्बैंड वाइफ, इनके दो बच्चे हैं सी और डी, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, ए का कोई भाई है ई। ओके, यहां पे वो क्या देख रहे हैं कि अगर डायगोनल लाइन में आंसर किस में आएगा, वो पापा की तरफ से हो या मम्मी की तरफ से हो, मम्मी के अभी कोई भाई है एफ, तो यहां पे एफ डी का क्या लगेगा या डी एफ का क्या लगेगा, सी ई का क्या लगेगा, ई सी का क्या लगेगा। डायगोनल लाइन में रिश्ते कब आते हैं, जब अंकल ऑन्ट या नेफ्यू नीस होते हैं। स्ट्रेट लाइन में आएंगे खुद के बच्चे। तो सिमिलरली आज पर दिस क्वेश्चन, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई। अब एल के पेरेंट्स तो एम और डी है, उनका एक एल का एक पेरेंट का भाई है एम, तो हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, और एल का जेंडर भी कंफर्म है तो रिलेशन निकलेगा
ये क्या है, फीमेल है, तो नीश हो जाएगी। हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, नीश। अगर रिवर्स होता क्वेश्चन, हाउ इज ई रिलेटेड टू एल, होता अंकल। अच्छा, पैटर्नल या मैटरनल, मैटरनल होता, क्योंकि मम्मी की साइड से रिश्ता है, मामा जी होता। लेकिन यहाँ पे एल से पूछा है, हमारे लिए इंग्लिश मीनिंग समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, एल क्या बनेगी या लगेगी ई की, भांजी है, मतलब निश, आंसर क्या होगा, निश। अच्छा, क्वेश्चन पे आइए, हाउ इज ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स डॉटर सिस्टर्स डॉटर, डॉटर, ब्रदर्स डॉटर ही बनेगी ना, क्योंकि भाई की ही बहन है। हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, हाँ, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, नी, क्योंकि डायरेक्ट हमें ऑप्शन नहीं दिया है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हम सॉल्व करेंगे। वो डायरेक्ट नेफ्यू नीश भी दे सकता है, नहीं तो ऑप्शन अकॉर्डिंगली भी दे सकता है। ठीक है, वाइफ सिस्टर तो नहीं बनेगी, सिस्टर्स डॉटर तो नहीं बनेगी, ब्रदर्स डॉटर ही, अच्छा यहाँ पे सिस्टर्स डॉटर होना चाहिए था, सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट दिया है। कभी कभी डायरेक्ट भी दे सकता था, नेफ्यू नीस सन डॉटर, बट यहाँ पे क्योंकि वो क्या है, उसकी बहन की डॉटर है, ई से ई, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीस डायरेक्टली नहीं दिया है, तो सिस्टर्स डॉटर। अगर ये एम का ई भाई होता तो ब्रदर्स डॉटर हो जाता, इट्स अप टू जेंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे, वो डायरेक्ट रिलेशन दिया है या ऐसे अपोस्ट्रोफी एस में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि पजल या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, लाइक कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा डिस्क्रिप्टिव वे में, उसी को अकॉर्डिंगली इसको हम सजाएंगे एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यहां पे क्वेश्चन आते हैं, लाइक क्या दिया है, इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, उसी अकॉर्डिंगली साइन यूज करना है, और इंग्लिश मीनिंग समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुण, और आप स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करो, एज ए लेमैन, एज ए बिगिनर, अगर हम पहली बार कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आराम से जाएंगे। जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी, जानवी का जेंडर क्लियर, ठीक है। तरुणी इज मैरिड टू दिलीप, अभी इन दोनों का जेंडर पता नहीं है, तरुणी इज मैरिड टू दिलीप, ठीक है। दिलीप इज द फादर, अब दिलीप फादर है, मतलब तरुणी का जेंडर जो हमें लग रहा था फीमेल है, वो कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि दिलीप मेल है, तो तरुणी बाय डिफॉल्ट फीमेल होगी, क्योंकि दिलीप इज द फादर ऑफ रघु, मतलब ये दोनों पेरेंट है किसके, रघु के। मनोज इज द सन ऑफ हेमा, अच्छा ये लाइन जब हम देखते हैं, पहले लाइन से रघु तक इंटरलिंक था, कनेक्शन था, तो अगर इसमें मनोज इज द सन ऑफ हेमा, आज ऑफ नाउ मनोज और हेमा यहीं पे तो कहीं नहीं है ना, तो करने का तरीका कैसा होना चाहिए, लाइक आप जब जो भी रफ पेपर होगा, जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, थोड़ा दूर में आप कर लीजिएगा। ओके, मनोज इज द सन ऑफ हेमा, मनोज कोई है जो कि हेमा का सन है, ठीक है। तरुणी इज मदर इन लॉ ऑफ हेमा, अब कनेक्शन आ गया कि नहीं एक लाइन के बाद। तो यहां पे कहने का मतलब है, यहां पे मोरल ये है कि अगर कुछ अलग अलग डाटा भी दिया है, जहां का जब तक कनेक्शन ना हो तब तक हम आराम से अलग अलग भी लिख सकते हैं, और जहां पे कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन होगा वहीं से हम निकाल सकते हैं, वहीं से हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में दे दिया है, तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, तरुणी इज द मदर इन लॉ, तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, मतलब हेमा हो सकता है आर की वाइफ या हस्बैंड हो, ओके, आर का स्पाउस होगी हेमा, तब जाके तरुणी मदर इन लॉ बनेगी हेमा, ठीक है। और इनका बेटा कौन, एम। अब दिया है दिलीप हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, दिलीप हैज ओनली वन सन, तो दिस लाइन इंडिकेट्स कि आर हो का जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल है, और हेमा जो लग रही थी फीमेल है वो बाकी में फीमेल है, ठीक है। तो बन गया जानवी इज मैरिड टू वरुण, जानवी जो थी वो मैरिड टू वरुण, क्योंकि जानवी पहले से ही फीमेल थी, तो वरुण का जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल हो गया। लेखा इज द डॉटर ऑफ वरुण, मतलब लेखा इन दोनों की बेटी है, ओके। हाउ इज, तो बन गया, यहां पे सब बन गया, इसी अकॉर्डिंगली डायग्राम बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हाउ इज जानवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर,
तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये सब मीनिंग समझना जरूरी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हाउ इज जानवी सिस्टर, जानवी, जानवी की जो बहन है मतलब तरुणी जो है, वो रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर। मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होगा? डी, दिलीप ही तो बनेगा ना। पैटर्नल मतलब क्या? पापा के साइड से। मनोज का पापा कौन है? आर है। आर मतलब रघु, तो फादर्स फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ये घुमा फिरा के पजल्ड कंफ्यूजन वे में देता है, इसीलिए वो डायरेक्ट तरुण दिलीप की क्या लगेगी ना दे के ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, पजलिंग करके, कंफ्यूज करके, कि हाउ इज तरुण रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर। मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब बाय डिफॉल्ट दिलीप ही हुआ ना, तो हेंस तरुणी दिलीप की क्या लगेगी? धर्मपत्नी, सबको पता है, तो वाइफ। डायरेक्ट भी दे सकता था, बट क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो इस तरह से दे दिया है। ब्लड रिलेशन तो यही चीज का खेल है कि डायरेक्ट हम मम्मी को मम्मी नहीं बुलाते हैं, हम पापा की पत्नी, बहन की पापा के वाइफ ऐसे करके ही बुलाते हैं, मामा जी की बहन ऐसे घुमा के बोलते हैं। यही मजेदार, यही इंटरेस्टिंग चीज रहता है ब्लड रिलेशन में। हेंस आंसर क्या होगा? वाइफ। कि तरुण दिलीप की क्या लगेगी? तो आंसर होगा वाइफ। ठीक है, और चलते हैं ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे जो पजल पैसेज बेस्ड। ओके, फिर आते हैं, और अभी तक ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि चार चार एसएससी रेलवे स्टेट लेवल वाले एग्जाम है, क्योंकि चार चार वाले क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी दोस्तों आप लोग देख रहे हो लाइक कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रहता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे बात लेवल की नहीं है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा सा छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, हमें बस इंग्लिश मीनिंग समझना है और उसी अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप लेके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज मैरिड टू एफ। ओके, किसी का कुछ जेंडर पता नहीं, ओनली वी नो कि सो फार देयर स्पाउस। डी इज मैरिड टू एफ। ओके, बी इज द वाइफ ऑफ क्यू। जैसे कि मैं बोल रहा था जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जब तक इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग ना हो साइड में लिखते चलो। बी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यहां पे जेंडर कंफर्म है, और हस्बैंड और वाइफ में एक का जेंडर कंफर्म है तो दूसरा का बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा। बी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब क्यू बाय डिफॉल्ट मेल है। फिर दिया है जी इज द डॉटर ऑफ ए। ओके, ये इंफॉर्मेशन भी इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, अलग सा लिखो। जी इज द डॉटर ऑफ, क्योंकि डॉटर है नीचे जेनरेशन में रहेगी, अपर लोअर जेनरेशन यूज होगा, वर्टिकल लाइन। जी इज द डॉटर ऑफ ए। ओके, अब आते हैं कहां पे कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है। एफ इज द मदर ऑफ क्यू। एफ इज द, यहां पे जोड़ सकते हैं क्योंकि बी और क्यू है। एफ इज द मदर ऑफ क्यू। अच्छा, एफ है मतलब एफ और डी का इस लाइन से इस लाइन का कनेक्शन आ गया बाय यूजिंग दिस लाइन। एफ इज द मदर ऑफ क्यू। एफ इज द मदर ऑफ क्यू मतलब क्यू, और क्यू की पत्नी कौन थी? बी। ये लाइन आ गया, अब इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। सिमिलरली और देखते हैं आगे, ए इज द सिस्टर ऑफ डी। अब ये भी पता चल गया, ये इंफॉर्मेशन जो है, ए इज द सिस्टर ऑफ डी। ए इज द सिस्टर ऑफ डी, और ए का जी था डॉटर। ठीक है, कनेक्शन आ गया, तो यही होता है तरीका, इजी वे प्रोसीड्यूर। तब आते हैं, ए क्वेश्चन पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। अच्छा, हम देखते हैं, कंफर्म होते हैं कि डी और एफ में से किसी का जेंडर कंफर्म हुआ है क्या? एफ इज द, यस हो गया था। क्यों? क्योंकि एफ मदर है, एफ इज द मदर ऑफ क्यू। एफ मदर है मतलब कपल के केस में पता चल जाएगा दूसरा वाला बंदा फादर ही होगा, मेल होगा, तो आंसर निकलेगा, यस निकलेगा। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी बी का क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, फादर ही बनेगा। ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो सन्स वाइफ, क्योंकि बेटे का वाइफ ही है, डायरेक्ट डॉटर इन लॉ नहीं दिया है, एक्चुअल ससुर और बहू हो रहा है, तो लेकिन रीजनिंग में कभी कभी ऐसे तोड़ मरोड़ के देता है, फादर इन लॉ दे सकता था, नहीं दिया है, तो सन्स वाइफ। हस्बैंड फादर तो नहीं बनेगा, वाइफ मदर तो नहीं है, डॉटर्स ये तो नहीं है, क्योंकि डी खुद एक मेल है, तो सन्स वाइफ, सन्स क्योंकि बेटे का वाइफ है, आंसर सन्स वाइफ। ठीक है, तो ये होता है पजल बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आगे देखते हैं, और थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस भी पे भी आएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे और ज्यादा दिया है, मतलब 6 लोगों को लेके दिया है, ठीक है, कि 6 लोग है एक फैमिली मेंबर्स, उसमें से पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, मतलब 3 जनरेशन का लोग तो कंफर्म है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, इंफॉर्मेशन पे आते हैं, क्या दिया है, लाइक यहां से ए इज द सन ऑफ सी, वही सेम प्रोसीडियर, हम इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली गैदर करते जाएंगे। ए इज द सन ऑफ सी एंड, अच्छा यहां पे जरूरी है ये चीज समझना कि कौन सा कंजक्शन कहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि एंड, बट, इज, एंड हो या बट हो, इज हो, ये कंजक्शन कहां पे यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन पे, लाइक अमित इज द ब्रदर ऑफ राहुल एंड इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, पहला पर्सन अमित। बट में भी अमित इज द ब्रदर ऑफ राहुल बट इज नॉट ए डॉक्टर, यहां पे डॉक्टर कौन नहीं है, वही पहला बंदा अमित। इज में भी अमित इज द हस्बैंड ऑफ रिया, इज अमित द हस्बैंड ऑफ रिया इज ए डॉक्टर, तो यहां पे भी कॉमा दिया होगा। इज मतलब क्या, ये तीनों कंजक्शन फर्स्ट पर्सन जो है उसी पे इंडिकेट करता है, ठीक है। सेकंड पर्सन किसको इंडिकेट करता है, जहां पे डब्ल्यू एच वर्ड होगा, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हु, व्हिच, हुज, हुम, तो वो उससे पहले जो भी पर्सन होगा उसी को इंडिकेट करेगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, सेकंड पर्सन बी, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और ये इंग्लिश मीनिंग, ये प्रीफिक्स समझ लिए तो चुटकियों का खेल है बस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ए इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, और यहां पे दिया है ई इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन हो, फिटिंग अरेंजमेंट पजल में भी जो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये सब मीनिंग समझना जरूरी होगा, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली दे दिया है कि ए इज द सन ऑफ सी, ए सी का सन है, एंड ई जो है ए की डॉटर है, लेकिन अभी तक सी का जेंडर पता नहीं है। आगे आते हैं, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ के बाद हु लगा है, जैसे कि मैं बोल रहा था डब्ल्यू एच वर्ड उसी को इंडिकेट करता है, उससे जस्ट पहले जो बनता है, लाइक एफ, डब्ल्यू एच वर्ड उसी को ही इंडिकेट करता है, मतलब एफ जो कि मदर है ई का। अच्छा यहां पे तो ई था, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन आ गया, एफ है मदर ऑफ ई, मतलब ए की पत्नी एफ, ए तो मेल था और वैसे भी वो मदर है, फीमेल ही होगी, पत्नी है। और डी इज द डॉटर ऑफ एफ, अच्छा डी इज द डॉटर ऑफ एफ मतलब, और क्योंकि ए और एफ कपल है तो बाय डिफॉल्ट डी ए की भी बेटी हुई ना, मतलब ई और डी सिबलिंग्स बन गए, डी इज द डॉटर तो फीमेल, ठीक है, तो ये बन गया। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अच्छा और वो दे स्टार्टिंग में हमें देखिए कंडीशन क्या दिया था, 6 लोगों का है, 6 लोग में से 5 लोग चले गए, बचा कौन, बी, ओके, और देयर आर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो वो उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का ग्रैंड चिल्ड्रेन कौन होगा, तो हमारा होगा क्या, ई और डी, तो पहला ऑप्शन ही होगा, मतलब पेरेंट वाले जो इसका लिए बच गया कौन, बी। लेकिन हाँ इन दोनों में पता ये नहीं चल रहा है कि सी और बी में जो सबसे अपर जनरेशन है ये पता नहीं चलेगा कि किसका जेंडर क्या है, बट सबसे अपर जनरेशन उनका बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे, मतलब इन दोनों के दोनों ही पोती ही है क्योंकि दोनों फीमेल है। और वो पूछा भी वही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ द, और ग्रैंड टर्म आया मतलब 2 जनरेशन डाउन ही होगा ना, अगर पेरेंट्स है तो अप, चिल्ड्रन है तो डाउन, तो ये दोनों किसकी पोतियां हैं, ओके, ये दोनों कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन पूछा था कौन से 2 पेयर है जो कि पोतियां ही है, या यहाँ पे तो जेंडर नहीं दिया था, ग्रैंड चिल्ड्रन सबसे नीचे जनरेशन में कौन हो रहा है, तो डी और ई, ई और डी, आंसर होगा ई और डी। तो हमें बस इंग्लिश मीनिंग समझना है, किसके लिए क्या यूज करना है, उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इजी बनता जाएगा, सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और एक वैसा उसी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि 6 मेंबर का फैमिली है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। इसी पे आते हैं, लाइक ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 1 2 3 4 5 6 लाइव टुगेदर, लिव टुगेदर, 2 इज द डॉटर ऑफ 3, अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, 2 इज द डॉटर ऑफ 3, बट जैसे कि मैं बोल रहा था यहां पे, बट मतलब किसको इंडिकेट करेगा, फर्स्ट पर्सन,
तो 2 इज द डॉटर ऑफ 3 बट 3 इज नॉट द मदर ऑफ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, अगर ये नॉट ना लगा होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। ओके, बट 3 इज नॉट द मदर ऑफ 2। 3 अगर मदर नहीं है और ये पेरेंट है तो बाय डिफॉल्ट फादर ही बन जाएगा ना, क्योंकि 2 3 का चिल्ड्रन है और 3 मदर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो पापा ही बना। ठीक है, आगे आते हैं। 3 इज नॉट द मदर तो वो बाय डिफॉल्ट मेल बन गया। 1 and 3 आर मैरिड कपल। 1 and 3 आर मैरिड कपल मीन्स क्योंकि 3 का एक चिल्ड्रन है, 2 है, और मैरिड कपल मतलब हस्बैंड और वाइफ के केस में जैसे दोस्तों हम बोल रहे थे कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का भी जेंडर कंफर्म है तो दूसरे का पता चल जाएगा। 3 मेल है तो 1 बाय डिफॉल्ट फीमेल होगी क्योंकि वो दोनों मैरिड कपल है। ओके, और क्या दिया है? 5 इज द सिस्टर ऑफ 4। 5 इज द सिस्टर ऑफ 4 इज 4, और दिया है 4 इज द डॉटर ऑफ 1। 4 इज द डॉटर ऑफ 1। 4 इज द डॉटर ऑफ 1 मतलब 1 और 3 का जैसे 2 एक बेटी थी और एक बेटी कौन बन जाएगी? 4। ओके, 5 इज द सिस्टर ऑफ 4 मतलब इनके तीनों ही बेटियां, तीनों ही चाइल्ड जो है 1 और 3 के, कौन था? 5। ठीक है, 6 इज द ब्रदर ऑफ 2। 6 इज द ब्रदर ऑफ 2 मतलब एक ही लाइन में हुए ना। हॉरिजॉन्टल लाइन किस में यूज करते हैं? सिबलिंग्स अगर हो गए तो यहाँ पे 6 इज द ब्रदर ऑफ 2। 6 इज द ब्रदर ऑफ 2 मतलब यहाँ पे इनके जो 1 और 3 के जो किड्स बने, 3 बेटियां बने और एक बेटा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्रामेटिक इसे अकॉर्डिंगली बन गया कि 1 और 3 के 4 ही बच्चे हैं, 3 बेटी हो रहे, एक बेटा। क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द मदर ऑफ 2? हु इज द मदर ऑफ 2? 1 ही होगा ना, क्योंकि इन चारों के पेरेंट जो है मदर है 1, फादर है 3। क्वेश्चन था हु इज द मदर ऑफ 2, तो मदर 2 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 हो, आंसर विल बी 1। अगर फादर पूछा होता आंसर वुड हैव बीन 3। ठीक है, तो कितना सिंपल, कितना इजी वे में हम कर सकते हैं। बस हमें वो इंग्लिश मीनिंग समझना है और किसके लिए कौन सा साइन यूज करना है। अगर इतना पता चल गया आराम से, इट्स ए केक वॉक। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मैं बोल रहा था, क्योंकि जैसे कि सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप लोग नोटिस करें 5 ऑप्शन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट ये बैंकिंग का क्वेश्चन है इसलिए 5 ऑप्शन दिया है, बट करने का तरीका, अप्रोच, प्रोसीडियर वही है कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीनिंग समझना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बाय यूजिंग द रेस्पेक्टिव साइंस। ठीक है, क्वेश्चन पे ए एंड बी आर मैरिड, यहाँ पे भी दिया है 6 लोगों का फैमिली है, 6 लोगों के फैमिली में से ए एंड बी आर मैरिड कपल, और बाय डिफॉल्ट वो लिख दिया है बी बीइंग द फीमेल वन, क्योंकि अगर ये लाइन ना लिखा होता तो दोनों में से हस्बैंड कौन, वाइफ कौन, पता नहीं चलता अनलेस एनी अदर डाटा। ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, और क्योंकि वो दे दिया है बी बीइंग द फीमेल तो बाय डिफॉल्ट ए मेल बन गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। अच्छा, ये डॉटर इन लॉ बहू है मतलब एफ जो भी है वो किसका पेरेंट बनेगा? ए का ही बनेगा, नहीं तो ये बहू कैसे बनी? मतलब डेफिनेटली इसका जो पेरेंट है एफ। लेकिन अभी तक, और जैसे कि डू नॉट अज्यूम द जेंडर, जब तक इंफॉर्मेशन ना हो, अभी ये सास है कि ससुर है, इसका मम्मी है कि पापा है, अभी तक पता नहीं है। आगे चलते हैं, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अच्छा, अभी तक यहाँ इनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे हम करते हैं साइड में लिखेंगे डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, 1 जनरेशन डाउन। ओके, नेक्स्ट आएंगे, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, उसी सेकंड इंफॉर्मेशन का कनेक्टिंग है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, और ई का जेंडर फीमेल, फीमेल के लिए माइनस यूज। अच्छा, यहां पे दे दिया एफ हस्बैंड इज डेड, ये लाइन देने का मतलब क्या है? यहाँ पे पति मर गया वो बात बड़ी नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एफ का जेंडर पता चल गया। समवन्स हस्बैंड इज डेड मतलब ये वाला पर्सन माइनस ही होगा ना, मतलब अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन फीमेल ही बनेगी ना, मतलब एफ जो है ए की मदर है, बी की मदर इन लॉ है। अच्छा, फिर देखते हैं ये कनेक्शन, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन कहां पे बनता है? लास्ट लाइन पे आइए, सी इज एज ब्रदर। अब ये कनेक्शन बन गया, मतलब सी जो है ए का भाई है। अगर सी अगर ए का भाई है, बाय डिफॉल्ट एफ के 2 बच्चे ही बने ना, क्योंकि ए तो उसका बेटा था ही, तो सी भी बाय डिफॉल्ट बेटा बन गया। मतलब इससे फैमिली क्या बना? सबसे ऊपर जनरेशन में एफ है जो कि विडो है। ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों मेल, दोनों 2 लड़के हैं, सी और ए। ए इज मैरिड टू बी जो कि सी एफ का है वो डॉटर इन लॉ, और सी का वाइफ के बारे में नहीं दिया गया है, उसके दोनों किड्स के बारे में दिया गया है डी और ई, और सबका जेंडर क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे,
ऐसे क्वेश्चन जो जैसे कि बैंकिंग में से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, इजी। अभी जैसे बोल रहा था एफ क्या होगा, ए का मम्मी ही बनेगी, माँ ही है ए, जय माता दी, ठीक है। इसी रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। अब एक बार बन गया तो आराम से 2-3 मार्क पूरा चटपटा से मिल जाएगा। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, और यहाँ पे दोस्तों सभी आंसर निकलेगा। आंसर क्यों निकलेगा, क्योंकि सभी का जेंडर क्लियर है, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, डॉटर, ई सी का क्या बनेगी, लड़की है डॉटर, तो इसमें आंसर क्या होगा, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, डॉटर, ठीक है। देखते हैं और इसका कोई क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, और एक क्वेश्चन भी है, हु इज शी टू बी। ये सब इंग्लिश मीनिंग समझना जरूरी है, मतलब फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा या बनेगी सेकंड पर्सन पे, जरूरी नहीं है कि हमेशा हाउ इज रिलेटेड टर्म दे, ऐसा भी दे सकता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है सेकंड पर्सन का, इसका मतलब ये है। तो हाउ इज शी रिलेटेड टू बी, हाउ इज शी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू बी सेम लाइन पे है, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था सेम जेनरेशन पे है, और यहाँ पे मैरिड केस है तो इन लॉ तो लगेगा। अच्छा, सी मेल है, कौन सा इन लॉ लगता है, साला हो, साली हो, जीजा हो, जो भी है, इसमें कौन सा इन लॉ लगता है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, डिपेंड्स अपॉन कि जेंडर क्या है, सी मेल है तो सी बी का क्या होगा। यहाँ पे ये देवर भाभी हो सकते हैं या इसका बड़े भैया भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि सी से पूछा गया है तो वो तो ब्रदर इन लॉ बनेगा ना, तो आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। हाउ हु इज शी टू बी, ब्रदर इन लॉ, ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से हम देखें कि वो एसएससी का क्वेश्चन हो या बैंकिंग का क्वेश्चन हो, पजल बेस्ड या पैसेज बेस्ड है, मतलब हमें वो इंग्लिश मीनिंग समझना है, कहां पे एंड कंजक्शन, बट कंजक्शन, इज कंजक्शन, जैसे कि पहले पर्सन पे यूज होता है, WH वर्ड कहां पे लगता है अगर सेकंड पर्सन दिया गया हो, और किस साइन को कहां पे अकॉर्डिंगली यूज करना है, इतना बस पता है तो आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं ऐसे, ये फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादातर छोटे वाले क्वेश्चन एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम में हर बार देखे जाते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ए इज द वाइफ ऑफ आर, ठीक है, और डायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली गैदर करेंगे, ए इज द वाइफ ऑफ आर, और हस्बैंड वाइफ मतलब दोनों का जेंडर कंफर्म, आर इज द सन ऑफ सी, सी ऊपर वाला जेनरेशन में होगा, बी इज द वाचा, यहां पे बी इज द वाइफ, और बी क्योंकि बी इज द वाइफ मतलब बाय डिफॉल्ट सी और बी कपल बने, और इन आर का वो क्या बने, पेरेंट बने। अच्छा, बी इज द वाइफ मतलब सी क्या है, पापा, ओके, ये किसके है, इसके आर के, ओके। और क्या दिया है, बी इज द वाइफ ऑफ सी एंड एम इज द ब्रदर ऑफ सी, एम जो है वो सी का भाई। क्वेश्चन दिया है इतना ही है, छोटा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, आराम से निकलेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस में मतलब सारे सबके जेंडर कंफर्म है। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, अंकल ही होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है, वो किस अकॉर्डिंगली, ओके, फादर्स ब्रदर ही होगा, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख रहे थे, वो नेफ्यू नहीं दिया था, ब्रदर्स सन, ब्रदर्स डॉक्टर ऐसे भी दे सकता है नेफ्यू निस के केस में। यहाँ पे भी वो घुमाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी था, ऑप्शन को थोड़ा घुमा के दे दिया, क्योंकि पजल बेस्ड है ना तो कंफ्यूजिंग तो रहेगा ही, और ये सब मीनिंग भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो एम क्या बनेगा, अंकल कैसे बनेगा, या तो पापा का भाई या मम्मी का भाई, क्योंकि ये पैटर्नल साइड से हो रहा है तो फादर्स ब्रदर, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से देख रहे हो ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब 5 ऑप्शंस, मतलब बैंकिंग रिलेटेड है, बट जरूरी नहीं हो जो भी रिलेटेड एग्जाम हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे साइंस का मतलब पता हो किसके लिए क्या यूज करेंगे, और रिलेशन का मतलब अगर पता है तो आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या दिया है, 7 मेंबर का एक फैमिली दिया है, उसमें से कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 2 मैरिड कपल मतलब 4 लोग शादीशुदा है, ओके, और 3 मेल है। यहाँ पे क्या दे दिया है, 7 में से 3 मेल है, तो बाई डिफॉल्ट ट्रांसजेंडर तो यहाँ पे आएंगे नहीं, ये हमारा पूरा हम साथ साथ है, पूरा सदियों वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सेप्शन केस लगते नहीं है, तो 3 मेल है मतलब 4 बाई डिफॉल्ट फीमेल, ओके, और उसमें से 4 लोग शादीशुदा है और 3 लोग अनमैरिड बाई डिफॉल्ट है। अच्छा, अब आते हैं इंफॉर्मेशन जो गिवन है, ए, ये सब मीनिंग समझना जरूरी, ए हु इज अनमैरिड एंड एफ, एंड मतलब कैसे क्या बोल रहे थे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन मतलब ए और एफ सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब बायोलॉजिकल ब्लड रिलेटेड ब्रदर या सिस्टर, ठीक है।
मतलब ये पहले लाइन का मतलब क्या है, ए जो कि शादीशुदा नहीं है, वो कुंवारा या कुंवारी है, वो और एफ भाई बहन या भाई बहन 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 जो भी है, सिबलिंग्स है। ए और एफ जो है वो सिबलिंग्स है, सेम जेनरेशन पे है, और इनमें से ए जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आओ। बीज हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन। अभी तक हमें पता नहीं है, तो जैसे हम कर रहे थे थोड़ा अलग सा लिखेंगे, जहां पे कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन आएगा वहां पे जोड़ देंगे। तो बी हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन। अब बी हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, इससे दो चीज मतलब डायरेक्ट आया कि एक तो बी का जेंडर फीमेल हो गया क्योंकि बी का कोई हस्बैंड है। सेकंड थिंग, बी का हस्बैंड का 2 बच्चे, मतलब बी के भी तो बच्चे हुए हैं ना। ओके, तो बी हस्बैंड मतलब बी का कोई पति है, बी बाय डिफॉल्ट फीमेल होगी, इनके 2 चिल्ड्रन है, और अभी तक हमें पता नहीं इसलिए प्लस या माइनस नहीं दिए, बट बी एंड हिज स्पाउस हैविंग 2 किड्स। ठीक है, तो बी हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट आते हैं, डी इज द फादर ऑफ एफ। अच्छा, यहां पे जोड़ सकते हैं, डी इज द फादर ऑफ एफ। अगर एफ की फादर है तो बाय डिफॉल्ट ए का भी फादर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जी इज द नीस ऑफ ए। जी इज द नीस ऑफ ए। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग कर रहे थे, नेफ्यू और नीस किस लाइन पे आएगा? डेफिनेटली जो डायगोनल लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में खुद के बच्चे ही आते हैं, तो जी इज द नीस ऑफ ए, और ए के बाद हु लगा है जो कि सेकंड पर्सन, उसी को इंडिकेट करता है। हु इज नॉट ए मेल मेंबर, मतलब ये बाय डिफॉल्ट फीमेल बन गया। कौन? ए, सेकंड पर्सन है ना, WH वर्ड जिसके बाद लगता है। तो और वो क्या दिया है, जी इज द नीस ऑफ ए। अब एक तो ये खुद शादीशुदा नहीं है, सेकंड थिंग जी इज नेफ्यू और नीस खुद के बच्चे तो नहीं होते, भाई या बहन के थ्रू जो आते हैं, तो डायगोनल लाइन, मतलब ऐसा हो सकता है एफ का कोई बेटी हो और वो जी हो। बेटी क्यों बोला? क्योंकि नीस है। ठीक है, इसलिए वो कौन ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक इसका तो कोई सिबलिंग है ना, भले ही भाई हो या बहन हो, उसका ही वो मतलब बच्चा हो, बच्ची है, तब जाके वो नीस बनेगी। ऐसा एक पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस। अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी इज द मदर ऑफ सी। ओके, यहां पे हम लिखे थे बी के 2 बच्चे हैं, मतलब इन दोनों बच्चे में से कोई एक तो सी कंफर्म है। ठीक है, हु, सी की बात फिर से WH वर्ड सेकंड पर्सन पे इंडिकेट, हु इज अनमैरिड, और ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, अभी थोड़ी ना शादी करेगा, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में दिया भी है 2 कपल है, सबको शादीशुदा मत करा देना। ठीक है, तो यहाँ पे सी अनमैरिड है। अच्छा, आप खुद सोचो, यहाँ पे अभी तक हम जितना इंफॉर्मेशन लिए हैं, 2 कपल कौन बन सकते हैं? एक, इसके 2 मतलब चाइल्ड है, डेफिनेटली पत्नी तो होगा, नहीं तो ये आए कहां से? सेकेंड थिंग, जी का एक पेरेंट एफ है, तो डेफिनेटली एक स्पाउस के कहां पे लगेगा? एफ में। दूसरा स्पाउस कहां पे लगेगा? डी में। तो जो 2 मैरिड कपल स्टार्टिंग में दिया था, ये जो कंडीशन पता चल रहा है, डी एंड समवन, और एक कपल है एफ और समवन। ए तो अनमैरिड है ही, तो इसे क्या बोलते हैं? वाइल्ड अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ये हम अपनी तरफ से नहीं लिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता चलना है, बाकी इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें देखना है कौन कहां पे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आ जाओ, बी इज द मदर ऑफ शी हु इज अनमैरिड। बी जो मदर है शी की, वो शी अनमैरिड है। ई इज नॉट मैरिड टू एफ और जी। अच्छा, जी का तो लग भी नहीं रहा था, तीसरा जेनरेशन है, तीसरा जेनरेशन में पहले पापा की शादी हो जाने दो, नहीं तो हम कैसे खुद आएंगे। तो जी का तो नहीं लग रहा था, लेकिन एफ की भी नहीं है। अगर ई इज नॉट मैरिड टू एफ, कहां पे बचता है? ई बन सकता है कपल के लिए, डी पे बन सकता है। अगर हम डी पे बना दिए, एक चांसेस इज देयर, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, तो एक कपल हो सकता है डी और ई हो। तो अगर ले, और डी का तो जेंडर प्लस ही था, मतलब ई बाई डिफॉल्ट फीमेल हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के केस में अगर एक का पता है, दूसरे का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कौन सा, इतना इंफॉर्मेशन है, हमारा डाटा तो खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरा कपल कौन बन सकता है। बी का कोई पति है, यहां पे एफ का जेंडर पता नहीं है, तो अगर हम एफ को मेल कर दें, बी फीमेल तो है ही, एक चाइल्ड जी, एक चाइल्ड सी, 2 चाइल्ड, जो बी इज हैविंग 2 चिल्ड्रन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, तो हम यहां पे ले सकते हैं बी को एफ का चाइल्ड। बी का अगर एफ का स्पाउस बना दे, स्पाउस जेंडर कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि बी का कंफर्म था, और अगर बी फीमेल है तो एफ कंफर्म मेल हो गया। और एक पर्सन था, उनके 2 बच्चे थे, एक तो जी, दूसरा सी था बी का चाइल्ड, तो ये कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन फाइनली हो गया अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो एफ और बी के 2 बच्चे कौन बने? एक जी और एक सी। सी का जेंडर पता है, सी के बारे में दिया था, हाँ पता चल जाएगा,
जेंडर पता कैसे चलेगा? स्टार्टिंग में जो कंडीशन दिया था कि हमारे पास 3 ही मेल पर्सन होंगे। अब देख लेते हैं, डी एक तो मेल है, एफ दूसरा मेल है, और कोई मेल है ही नहीं। तो अगर वो लाइन ना दिया होता कि देर आर ओनली 3 मेल्स, तो ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में है तो सी बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? मेल, क्योंकि हमें 3 मेल और 2 कपल लाने ही थे, तो उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व हो गए। और जहां पे सारे कंडीशन मैच होते हैं वैसे ही आंसर बनते हैं। एनीवे, फैमिली डायग्राम कैसे बनेगा ऐसा? सबसे ऊपर जनरेशन डी और ई, उनके 2 बच्चे हैं ए और एफ, ए अनमैरिड कुंवारी है, एफ और एफ उनका कपल जो है एफ और बी हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे जो है जी और सी। अब आते हैं इसके रिलेटेड 2, 3, 5 जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे आराम से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन, हु ऑन द फॉलोइंग इज द ऑन्ट ऑफ सी? ऑन्ट ऑफ सी, अंकल ऑन्ट, जैसे कि मैं बोल रहा था डायगोनल लाइन, खुद के बच्चे, खुद के पेरेंट तो नहीं, ऑन्ट ऑफ सी, और ए, उसका पेरेंट का तो एक ही सिबलिंग है ए, तो ऑन्ट कौन है? डी, ऑप्शन डी ए, क्योंकि ए ही बुआ बनेगी, बुआ ही बनेगी, फादर की तरफ से है। ओके, पैटर्नल ऑन्ट क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंडमदर ऑफ जी? सबसे ऊपर जनरेशन लेडी जो होगा, सबसे ऊपर जनरेशन लेडी ई, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंडमदर ऑफ जी? ई। कितने आराम से दोस्तों हम लोग कॉल कर पा रहे हैं, अगर हमारा डायग्राम सही है, अगर हम लोग मीनिंग समझ ले तो आराम से 3 से 5 मार्क क्वेश्चंस तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। आते आगे बढ़ते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड? हाउ इज में वही होता है फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन, बी क्या लगेगा या लगेगी ए का? हाउ इज बी रिलेटेड टू, वही कैसे बनेगा? सेम जनरेशन में एक मैरिड केस है, मतलब इन लॉज में ही आएगा, और यहाँ पे तो ब्रदर सिस्टर की प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही सेम जेंडर के हैं, तो सिस्टर इन लो, भाभी ननद जो भी हो, इंग्लिश में तो बहुत इजी है, तो आंसर सिस्टर इन लो। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? सिस्टर इन लो, ठीक है। तो ये वाला कौन सा था दोस्तों? लाइक पजल बेस्ड, पैसेज बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ ऐसे घुमा के देगा। अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो वो आप स्टेट लेवल हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, कहीं पे भी ऐसे आ सकते हैं। अब आते हैं इंडिकेटिंग बेस्ड। इंडिकेटिंग बेस्ड मतलब क्या? ये वाला जैसे कि मैं बोला था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी, रेलवेज, स्टेट लेवल पे। बैंकिंग में भी आते हैं, कभी आरआरबी एग्जाम, कभी आईबीपीएस पीओ, 1-2 मार्क का वन, क्योंकि इसमें क्या है वन लाइनर क्वेश्चन है। इंडिकेशन का मतलब क्या है? इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग वर्ड कहां से बना? इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या है? पॉइंट आउट करना, पॉइंटिंग करना किसी को, तो उसी अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आते हैं, बट ज्यादा प्रायोरिटीज रहता है इसी एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल हो, एसएससी हो या रेलवेज हो। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं इंडिकेशन, लाइक वन लाइन में क्वेश्चन दिया है, पॉइंटिंग टू समवन, कुछ डाटा दिया होगा, लास्ट में कौन किसका क्या लगेगा, उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है। बस हमें मीनिंग समझना है, वही साइन यूज करके हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन पे आओ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो, एक फोटो को देख के महेश बोल रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो हाउ इज द गर्ल? अच्छा, यहाँ पे फोटो में मेल है कि फीमेल है कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द टर्म दिस प्रोनाउन शी। फोटो बाय डिफॉल्ट फोटो में जो है वो फीमेल ही है ना, वो जो भी है वो बेटी है, डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। अच्छा, हम अगर डायरेक्टली ट्रांसलेट करके सॉल्व करेंगे कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इंडिकेटिंग का बेस्ट वे क्या है कि गो बाय रिवर्स वे। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या? जहां पे कुछ प्रीफिक्स दिया होगा, जहां पे माई टर्म होगा, आप वहीं से स्टार्ट कर लो और खुद को उनके जगह पे अज्यूम करके, जैसे कि माई ग्रैंडफादर, मतलब महेश के जगह पे आप खुद को डाल के माई ग्रैंडफादर करके सॉल्व करो, उसी अकॉर्डिंगली रिवर्स ऑर्डर। ज्यादातर केस में माई तो लास्ट में रहेगा ही, उसी अकॉर्डिंगली करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे महेश बोल रहे, माई ग्रैंडफादर महेश, अभी अगर मान चलो प्लस है, ग्रैंडफादर अभी वो पापा की तरफ से हो या मम्मी की तरफ से हो, ग्रैंडफादर मतलब 2 जनरेशन अप, ठीक है। अभी मैं छोड़ दिया क्योंकि पैटर्नल या मैटरनल नहीं दिया है, ठीक है। माई ग्रैंडफादर का ओनली सन, अगर ये पैटर्नल साइड में हुआ तो आंसर क्या होगा? माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का ओनली सन, मतलब वो तो मेरे पापा ही होंगे ना, फादर, ठीक है। तो ओनली सन, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया? सेम चीजें, बस हमें रिवर्स में स्टेप बाय स्टेप एक एक रिलेशन निकलना है।
माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा मतलब मेरे पापा, उसका नेक्स्ट क्या दिया है, ओनली सन का डॉटर, ओनली सन का डॉटर, डॉटर मतलब ये जो पापा की बेटी है, पापा की बेटी कौन है, फोटो में जो लड़की है, गर्ल। ओके, अगर हम पैटर्नल, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है पैटर्नल बेसिस पे, यहाँ पे तो मैटरनल और पैटर्नल नहीं लिखा होता, और बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू महेश, तो गर्ल जो है बहन ही होगी, ऑप्शन आते हैं, सिस्टर है, सिस्टर है, यस। देखा, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम मम्मी के साइड से करते तो वो मामा जी की बेटी बन जाती। अगर ये क्वेश्चन को महेश मम्मी, मम्मी के पापा भी तो जो नाना जी है वो भी तो ग्रैंडफादर है, लेकिन ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, तो नाना जी का इकलौता बेटा मतलब एक ही मामा हुआ ना महेश का, और उसका बेटी हो जाती, तो यहाँ पे तो कजिन बन जाती ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्यों नहीं है, ये से एक्चुअली दोनों सही है, सिस्टर भी है कजिन भी है, बट प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। अगर कुछ ना दिया फर्स्ट बाय डिफॉल्ट केस माना जाता है पैटर्नल साइड, और रीजनिंग मतलब कि ऑप्शन का खेल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो इसीलिए सिस्टर दिया है। अगर यहाँ पे दोनों भी दिया होता सिस्टर और कजिन, अगर नन ऑफ दिस या कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं भी दिया है, फिर भी ऑन प्रायोरिटी बेसिस आंसर वुड हैव बीन सिस्टर ओवर कजिन, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली दिया है, अगर यहाँ पे लिखा होता माई मैटरनल ग्रैंडफादर, तब कजिन ऑप्शन डेफिनेटली देता, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन अकॉर्डिंगली वो आप जान पाएंगे किस अकॉर्डिंगली लिया गया, बट हाँ साइमल्टेनियसली फर्स्ट प्रेफरेंस पैटर्नल को दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है इंडिकेशन, तो इंडिकेशन में क्या समझे, वन लाइनर क्वेश्चन जो भी घुमा फिरा के दिया होगा, हम अकॉर्डिंग टू जहां पे माई टर्म होगा पीछे से जाएंगे, एक एक स्टेप बनाएंगे, किसके लिए क्या यूज करेंगे हमें पता है, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ विजय सेड हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, यहां पे बेस क्या बना, माई फादर्स डॉटर, माई मतलब कौन, विजय, उसके जगह पे खुद को रख के सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, विजय फादर्स डॉटर, माई फादर्स डॉटर मतलब विजय, ओके, विजय फादर, विजय फादर डॉटर, विजय फादर्स डॉटर मतलब विजय की बहन हुई, ओके। क्या है, वो सिस्टर है हर सिस्टर्स मदर, मतलब क्वेश्चन को दो स्प्लिट में कर दिया है कि जो माई फादर्स, विजय का फादर का बेटी कौन है, हर सिस्टर्स मदर, हर मतलब क्या, फोटो में जो लेडी है, अच्छा, हर सिस्टर्स मदर मतलब सिस्टर्स मदर आ गया मतलब अपर जनरेशन, मतलब वो हर वाली जो भी है वो नीचे जनरेशन में होगी, हर सिस्टर्स, ये अगर लेडी है, हर सिस्टर्स मदर, हर सिस्टर्स की मदर कौन है, जो विजय के पापा की बेटी है, मतलब हर सिस्टर्स मदर कौन, ये लेडी कौन होगी, इस लेडी का जो बहन है उन दोनों की मम्मी ही बनेगी ना, विजय की जो बहन है, मतलब यहाँ पे अगर हम कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है, हमें बस वो मीनिंग समझना है, इसमें क्वेश्चन दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, तो माई फादर्स डॉटर फर्स्ट पार्ट, विजय का जो बहन है वो कौन है, उसकी सिस्टर्स का मदर की सिस्टर, हर सिस्टर्स मदर इज सिस्टर ऑफ, हर सिस्टर का जो मदर है, हर लेडी का सिस्टर जो है उसका जो मदर है वो इज इक्वल टू विजय सिस्टर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बन गए, मतलब इसका मतलब अगर हम दोनों को ज्वाइंट कर ले बनेगा क्या, सबसे ऊपर जो पापा है विजय, विजय का सिस्टर, उसका कोई सिस्टर है, और उस सिस्टर की दो बेटी में से एक जो है वो लेडी है जहां पे वो क्वेश्चन में दिया है, ओके। तो अगर हम कनेक्शन मिला दिए ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आते हैं, डायग्राम बन गया, आपको दोनों को स्प्लिट करना है, बैक साइड से करना है, रिलेशन बनने के बाद कनेक्शन लाना है, लाने के बाद आपको हाउ इज द लेडी, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विजय, क्या बनेगा, नीश ही बनेगी, क्योंकि लेडी है और विजय डायगोनल लाइन, खुद के बच्चे तो नहीं होंगे, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विजय, नीश होगा, नीश ऑप्शन में नहीं है, सिस्टर्स डॉटर, क्योंकि विजय की बहन की बेटी ही है ना, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट नेफ्यू नीश ना दे के ऐसे भी दे सकता है, ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स सन, सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर्स सन, अगर नेफ्यू हुआ तो सन, नीश हुआ तो डॉटर, हेंस आंसर क्या बनेगा, सिस्टर्स डॉटर, ठीक है। बस हमें मीनिंग ही समझना है, डायग्राम सही बनाना है, देन ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है।
आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ अमित, गगन सेड हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर। ये ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म दिया गया है दोस्तों, बट इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिकेशन मतलब पीछे से बढ़े चलो, जहां पे माई टर्म है उस वहां पे खुद को अज्यूम करके बस सॉल्व करना है। अमित गगन बोल रहा है तो गगन के जगह पे खुद को रख के सॉल्व करना है। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ अमित, गगन सेड, अच्छा आप यहां से स्टार्ट करो, माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड फादर। किसकी बोल रहे हैं? गगन की। गगन की जगह पे खुद आ जाओ कि गगन, ओके, माई डॉटर्स, स्टेप बाय स्टेप लो। माई डॉटर की मम्मी मतलब मेरी धर्मपत्नी, मेरी नहीं मतलब गगन की धर्मपत्नी हुई ना, और गगन का जेंडर भी बाय डिफॉल्ट एजम्पशन में मेल लग रहा था, बाय डिफॉल्ट भी मेल बन गया। माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड, हस्बैंड मतलब मैं खुद, मतलब कौन? गगन खुद को बोल रहे, उसका फादर, उसका पापा मतलब गगन का पापा। फिर जाना है, हस्बैंड है, ओके ये हस्बैंड है किसका? जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, हस्बैंड ही सिस्टर्स मदर, मतलब जो कौन है फोटोग्राफ में जो अमित है, अमित की बहन की मम्मी पत्नी है मेरे पापा की, कहने का मतलब ये है। तो अमित की बहन की मम्मी जो है, ठीक है, तो अमित की बहन की मम्मी जो है वो मेरे फादर की वाइफ है। अच्छा, अगर मेरे फादर की वाइफ के दोस्त जो सिबलिंग्स है तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे भी सिबलिंग्स हो जाएंगे ना। अगर मम्मी के बच्चे और मेरे पापा के बच्चे तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों एक ही फैमिली के बन गए ना। इसका मतलब अमित और अमित की सिबलिंग जो भी है ये दोनों किसके भाई बहन बनेंगे? गगन के ही बनेंगे, क्योंकि दोनों को पेरेंट्स सेम ही बन रहे। अमित की मम्मी जो है मेरी मम्मी भी वही है। इसका मतलब इसे अगर हम सॉल्व कर लें, इन दोनों के जो इसका जो वाइफ है, इसके जो भाई कौन है? अमित, अमित की सिस्टर, और उन दोनों की मदर है ये लेडी, ठीक है। अब आते हैं, यही डायग्राम बनेगा, जो कपल है उनके दो बच्चे हैं, एक गगन और एक तीन बच्चे हैं, गगन एक है, एक लड़की कोई है और एक अमित है, ठीक है, और गगन इज मैरिड। इतना ही बना अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन? हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन? ब्रदर ही बनेगा, भाई ही है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन भाई ही है, क्योंकि सेम जनरेशन पे है। अगर क्वेश्चन दिया था हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन्स वाइफ, ब्रदर इन लॉ होता। तो बस हमें इंडिकेशन के केस में क्या है, क्योंकि वन लाइन में है, पीछे से स्टार्ट करना है, वो इंग्लिश मीनिंग समझना जरूरी है। अगर आप मीनिंग समझ लिए, दो पार्ट में भी स्प्लिट है, हम आराम से सॉल्व कर पाए। पहले पार्ट में डाटा क्या कहां तक मिला? फादर हस्बैंड, फादर्स वाइफ तक। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या मिला कि वो जो पर्सन है, लड़का है, उसकी बहन की मम्मी और मेरे फादर की वाइफ दोनों सेम है। तो उसकी बहन की मम्मी जो है और मेरे फादर की वाइफ सेम है, मतलब वो जो लड़का है मेरा भाई ही बना ना। तो आंसर होगा ब्रदर, हेंस ऑप्शन डी ब्रदर, ठीक है। ए सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट 5 ऑप्शन है, तो जान लीजिए कि ये इट्स अबाउट बैंकिंग क्वेश्चन। नहीं तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बड़ी ज्यादातर आते हैं स्टेट लेवल पे, एसएससी पे, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। माई मदर्स फादर से स्टार्ट करते हैं। माई मतलब कौन? राहुल, राहुल, राहुल की मम्मी, फादर नाना जी, माई मदर्स फादर। अब बैकवर्ड में दे उनका ओनली सन, मतलब मेरा इकलौता, मतलब राहुल, राहुल का इकलौता मामा, क्योंकि नाना जी का इकलौता सन, ओनली सन, ओनली सन हर मदर्स ब्रदर। हर मदर्स ब्रदर मतलब उस लड़की का, मतलब जो लड़की है उसकी मम्मी, उसका मम्मी। अच्छा, यहाँ पे दो केस हो सकता है, एक तो यही ये बन सकता है कि वो मेरी मम्मी का भाई हो जाए। हर मदर्स ब्रदर, हर मदर मतलब वो मेरी मम्मी भी तो हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता है। लेकिन मदर में जो ओनली सिस्टर नहीं लिखा गया है ना, यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है, लाइक राहुल, नाना जी, उनका और कोई बेटी भी, एकलौता भाई, उनका एकलौता सन, लेकिन एकलौती बेटी तो नहीं गया है, इनका भी हो सकती है। हर मदर्स ब्रदर, ओके, उसका मम्मी का भाई। हर मतलब क्या? ये गर्ल, और यहां पे अगर बनेगी तो खुद की बहन। हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड? अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे मम्मी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, हाउ इज द, वो गर्ल से नहीं पूछी है,
हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू ये? अच्छा, मदर भी है, ऑन्ट भी है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेम जेनरेशन सेम पेरेंट पे देते हैं। इस क्योंकि अगर सीएनडी होता या आइदर और होते तो हम वो ले लेते, और नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो हमेशा लीस्ट प्रायोरिटीज पे रहता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे हम पैटर्नल मैटरनल में पैटर्नल को देते हैं, सिमिलरली अगर खुद के रिलेशन से कोई हो और मम्मी पापा को छोड़ के और कोई है तो फर्स्ट रिलेशन हमें आंसर होगा मदर। ऑन्ट, यहाँ पे मैटरनल ऑन्ट लिखा भी नहीं है, हेंस आंसर होगा मदर। ठीक है, लेकिन अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड या आइदर ऑन में दिया होता मदर और मैटरनल ऑन्ट, अगर आइदर और में होता आंसर वुड हैव बीन दैट। ठीक है, यहाँ पे हम प्रायोरिटीज बेसिस पे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। तो इंडिकेशन वाले क्वेश्चंस तो हम जान लिए कैसे करना है, हमें एज्यूम करके जहां से बैक साइड से जहां पे माई टर्म लगा होगा उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, उसी अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो लास्ट पार्ट, कोडिंग बेस्ड। कोडिंग बेस्ड मतलब क्या? कोडेड फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि कुछ डाटा दे देगा, प्लस माइनस एट द रेट डॉलर, साइन यूज होगा, उस साइन यूज करके कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो हमें डिकोड करना है कि साइन का मतलब क्या है। और वही प्रोसीड्यूर है जैसे हम कोडिंग इंडिकेशन में देखे, पजल बेस्ड में देखे कि हमें बस रिलेशन ठीक करना है और डायग्राम सही बनाना है, किसके लिए क्या साइन यूज करके। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे प्लस इंटू डॉलर परसेंटेज डिविजन हैशटैग, ये सब का मतलब क्या है? कोडेड में है कि प्लस का, और ये जो एक्स और वाई ये क्या है? ये एलिमेंट्स है, ये पोजीशन है, यहाँ पे एक्स वाई से कुछ लेना देना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स प्लस वाई मतलब एक्स का पोजीशन फर्स्ट पर्सन, वाई का पोजीशन सेकंड पोजीशन सेकंड पर्सन। तो इसका यहाँ पे इट हैज नथिंग टू डू विथ एक्स और वाई, यहाँ पे मतलब है प्लस का मतलब फर्स्ट पर्सन से रिलेशन बन रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन, मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ, इसी अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दिया होगा, कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, ये होता है कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कंडीशंस दे दिए है, क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी परसेंटेज j इंटू एल डिवाइडेड k इज डेफिनेटली ट्रू? अगर ये इक्वेशन 100% सही है तो ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा है जो कि करेक्ट होगा? तो इसके लिए क्या हमें अकॉर्डिंग एक एक मतलब क्या हिट एंड ट्रायल मेथड में ही जाना पड़ेगा, एक एक सॉल्व करते जाएंगे। सपोज इसमें हमें ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाना होगा, लाइक एल इज द डॉटर ऑफ बी, एल डॉटर। अच्छा, पहले इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे, ये पूरा इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो सो दैट हमें चेक करना नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी, प्लस मतलब फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन। नेक्स्ट बी परसेंटेज मतलब फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? बी, बी से जे जाएंगे, बी परसेंटेज जे, बी इज द सिस्टर ऑफ जे, बी इज द सिस्टर ऑफ जे। नेक्स्ट जे इंटू, इंटू का मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, अब जे तो फर्स्ट पर्सन हो गया, जे से एल, जे इंटू, इंटू का मतलब फादर, जे इज द फादर ऑफ एल। और लास्ट में दिया है एल डिवाइडेड के, और एल के में फर्स्ट पर्सन कौन बन गया? एल, एल डिवाइड के, डिवाइड का मतलब क्या? सन, एल इज द सन ऑफ के। अब जे उसका पापा है, एल किसी और का भी बेटा है, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या? जे और के कपल है, और जे फादर है तो के फीमेल है, तो पूरा ये दिया है। और अगर ये इक्वेशन सही है, इन पांचों में से कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। एल इज द डॉटर ऑफ बी हो रहा है? नहीं, डायगोनल लाइन तो डॉट बेटा बेटी नहीं होते, नहीं हो सकता, टाइट टाइम फिश। नेक्स्ट के इज द सन इन लॉ ऑफ ए, ना डॉटर इन लॉ है, बहू है, दामाद नहीं, टाइम टाइम फिश। थर्ड में ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल, यस ए इज द ग्रैंड मदर 2 जनरेशन अप, और वो पैटर्नल मैटरनल तो नहीं बोला गया है, तो 100% करेक्ट ट्रू, क्योंकि नानी जेंडर फीमेल है, ग्रैंड मदर ही कंफर्म है, तो डेफिनेटली फोर्थ और फिफ्थ वाला गलत ही होगा। बी इज द फादर ऑफ जे, फादर तो सेम जनरेशन पे नहीं होता, 100% ये दोनों भी गलत होंगे। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे तो पापा है, भाई कैसे बना? ठीक है, तो आंसर क्या है? थर्ड, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल। तो कोडिंग फॉर्म में भी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, खाली वेरियस स्टेजेस में क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं। हमारा अगर मीनिंग समझ लिए, डायग्राम सही बनाए, देन आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका और एक क्वेश्चन वही वही कोडिंग फॉर्म में कि और एक इक्वेशन, अच्छा इसमें उल्टा दे दिया है, इक्वेशन में दिया है
कि एक इक्वेशन दिया है, एक जगह पे ब्लैंक दिया है, और कौन से साइन लगने से y दामाद बनेगा w का, इनमें से कौन सा साइन लगाने से। ठीक है, आते हैं, पहले इसको तो हम सॉल्व करें, यहां तक लाते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन, सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन। w, w इंटू फादर, फादर ऑफ w इज द फादर ऑफ x। ओके, यहां पे ब्लैंक है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, y इज द सन इन लॉ ऑफ w। ओके, y को इसे क्या करने से सन इन लॉ होगा, मतलब अगर ये फीमेल बन गई, इसका हस्बैंड बन गया y, देन बन सकता है, कौन से साइन से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, x डैश y, मतलब अगर ये बेटी हुई या नेक्स्ट टर्म में वो उसका वाइफ बनी, x इज द वाइफ ऑफ बनी, देन आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा साइन डालने से, डिवाइड, डिवाइड सन है, सन बनने से तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है परसेंटेज, परसेंटेज सिस्टर, सिस्टर बनने से थोड़ी ना वाइफ बनेगी, नहीं होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इनटू में फादर, ये फादर हो जाएगा, नहीं होगा। देन नेक्स्ट में है डॉलर, अगर डॉलर यूज करें, हाँ वाइफ, अगर डॉलर आ गया वाइफ ऑफ वाइफ। और अगर ये धर्म पत्नी बनी, ये तो पतिदेव बन गए, पतिदेव बन गए, मतलब क्वेश्चन था वाई इज द सन इन लॉ, मिल गया दामाद नंबर 1, आंसर बन गया, हो गया। तो उसी अकॉर्डिंगली ऑप्शन एलिमिनेट। और अगर आप प्रैक्टिस, आप लोग का है, स्पीड है, तो आराम से 1 सेकंड में सॉल्व होगा, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। किस रिलेशन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे 3 to 5 मार्क्स ही आएंगे, हमें बस किस रिलेशन, किस कोड का मतलब क्या दिया है, इसी अकॉर्डिंगली बस सॉल्व करना है। हेंस यहां पे आंसर क्या होगा, डॉलर। अच्छा, लास्ट वाला देख देते, आइदर में दिया है इनटू, अगर इनटू होता फादर हो जाता ना, ये फादर ऑफ वाई होता, तो आइदर और तो होगा ही नहीं। हेंस आंसर इज ऑप्शन 4, मतलब डॉलर। डॉलर एक्सप्रेशन लगने से ये जो गिवन लाइन था कि वाई दामाद बनेगा w का, वो सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, वही एक्सप्रेशन का, वही कोडेड फॉर्म का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा इसमें क्या दिया, इसमें उल्टा दिया है जस्ट कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर यहां पे क्या है, एक रिलेशन दे दिया है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है। ओके, पहले हम बेसिक क्या हिट एंड ट्रायल मेथड में चलते हैं। अच्छा, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या देते हैं उसी अकॉर्डिंगली देख के। P इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब P जेंडर फीमेल होना चाहिए Q का। ओके, तो यहां पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, जहां पे यहां पे सारे जो क्वेश्चन है सब फॉरवर्ड में गिवन है, सब फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन गिवन है, सब 1 से 2 बनाए, x से y, x से y। तो जिसमें P लास्ट में है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, जो लास्ट में होगा उसका जेंडर तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे, T से P बन गया, ये फर्स्ट पर्सन बन गया, P का जेंडर निकलेगा नहीं, टाइम टाइम फीस। अगर नहीं निकल रहा है तो वो फीमेल है, आपको कैसे पता चला। तो हमें सब सारे ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ये ऑप्शन डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता। सो 3 पॉसिबल अराइजेस, लाइक नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5। इसमें इसी में देखते हैं, अगर सेकंड पे आए L प्लस R प्लस फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन, L मदर R। नेक्स्ट R डॉलर Q, डॉलर मतलब वाइफ, फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ R Q, और हस्बैंड वाइफ के केस में दोनों का जेंडर कंफर्म है। नेक्स्ट Q से P, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब फादर, फादर ऑफ P। अच्छा, वो क्या दिया था कि P बेटी बनेगी, अगर इसका जेंडर नेक्स्ट लाइन में फीमेल बन गया, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वो पापा बने मां बने डजंट मैटर, तो टारगेट इज कि P का जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो P से अगर हम ये भी चेक कर ले, परसेंटेज, परसेंटेज सिस्टर है, कंफर्म है, मतलब इसका जेंडर फीमेल है, और बाकी और पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये एलिमिनेशन प्रोसेस से भी हम 5-10 सेकंड्स पहले आंसर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी की सिस्टर है, मतलब हेंस इट इज प्रूफ दैट P इज द डॉटर ऑफ Q ना। तो आंसर हमारा क्या है, सेकंड, 100%, बाकी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में जो ट्रिक बताया, लाइक फॉरवर्ड में दिया है तो फर्स्ट पर्सन जो लास्ट में होगा उसका जेंडर कभी नहीं निकल सकता, और 1 और 3 पहले से एलिमिनेट कर दिए थे, तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट, हाँ इसका जो लास्ट पार्ट है कोडिंग का, जो हमारा लास्ट सेशन है, कि इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन को और थोड़ा ट्रिकी कैसे कर सकते हैं। बैंकिंग में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मिला के दिया है, लाइक यहां पे P से Q भी दिया है, जैसे कि सेकंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और लास्ट 6th इक्वेशन,
फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन दिया है, लेकिन यहां पे साइमल्टेनियसली 1 पे 3 पे 5 पे मतलब बैकवर्ड में दिया है, 2 से रिवर्स में दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वो डायरेक्ट एलिमिनेशन कर सकते थे, सभी फॉरवर्ड में थे, बट यहाँ पे ऑड नंबर पे जो है वो सब दिया है बैकवर्ड में, जहां पे सेकंड पर्सन इज द समथिंग ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, किसका मतलब क्या है। अच्छा, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पांचों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा नहीं, और अगर चारों करेक्ट, अगर सभी करेक्ट है तो आंसर होगा ऑल करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन पे आते हैं, पहले पे आते हैं, छोटे छोटे इक्वेशन है। आर हैशटैग एस, हैशटैग मतलब फर्स्ट पर्सन एस चलता है, मतलब आर इज द डॉटर ऑफ एस, आर इज द डॉटर ऑफ एस। नेक्स्ट एस क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क मतलब अच्छा ये रिवर्स में दिया है, मतलब टी से एस बनेगा, एस से टी नहीं बनेगा, टी से एस क्या बनेगा, टी इज द मदर ऑफ एस, टी इज द मदर ऑफ एस। ठीक है, तो इसका मतलब आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, आर इज द ग्रैंड, ये करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, बट ये करेक्ट हो रहा है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाला P इक्वल टू क्यू, इक्वल बस देखना है फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, इक्वल बैकवर्ड में दिया है। ओके, मतलब सेकंड पर्सन इज द फादर ऑफ फर्स्ट पर्सन, Q इज द फादर ऑफ P। नेक्स्ट Q परसेंटेज, परसेंटेज ये भी सेकंड पर्सन है, मतलब R से Q बनेगा, क्या बनेगा, मदर, R इज द मदर ऑफ, R इज द मदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ Q। इसका मतलब क्या दिया था, R इज द ग्रैंड मदर ऑफ P, R इज द ग्रैंड मदर ऑफ P, ये भी करेक्ट हो रहा है, मतलब हमारा आंसर, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है या जिसमें आंसर ना निकले वो ढूंढना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में आते हैं L डॉलर M, डॉलर डॉलर मतलब अच्छा ये फॉर, क्योंकि इवन नंबर वाले फॉरवर्ड में दिया था, P फर्स्ट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ सेकंड पर्सन, L इज द ब्रदर ऑफ सेकंड पर्सन। नेक्स्ट M से स्टार, स्टार स्टार मतलब वही फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब M इज द सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब ये इंफॉर्मेशन से पता चला सभी सिबलिंग से सेम जनरेशन पे है। ओके, इसमें क्या दिया है, O इज द सिस्टर ऑफ L। अच्छा, O का जेंडर हड़बड़ी में सही मतलब मत मान जाना, O का जेंडर गिवन है नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा होता O इज द सिबलिंग ऑफ L तो आंसर सही होता, बट O इस स्पेसिफिकली एक जेंडर दिया है, बट O का तो जेंडर नहीं दिया है, मतलब नॉट, ये वाला क्या है, कंफर्मेशन नहीं, और हमें पूछा गया था क्या, नॉट करेक्ट, तो जो डाउटफुल है वो भी तो नॉट करेक्ट होगा ना दोस्तों, मतलब आंसर कौन सा होगा, 3 वाला, क्योंकि डेफिनेटली 4 वाला भी सही हो रहा होगा, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। M स्टार O, M स्टार O, M इज द सिस्टर ऑफ O। नेक्स्ट था O एट द रेट P, एट द रेट मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज द सन ऑफ P, इज द सन ऑफ O। ओके, नेक्स्ट था O एट द रेट P, P इक्वल टू Q, इक्वल इक्वल मतलब सेकंड पर्सन इज द फादर ऑफ, मतलब Q इज द फादर ऑफ P, Q इज द फादर ऑफ P, और Q फादर है मतलब O बाय डिफॉल्ट फीमेल हो गया। इसमें अगर देखे Q एंड O आर हस्बैंड वाइफ, हो रहा है ना, जैसे कि मैं बोल रहा था, क्योंकि इसमें ये गलत में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डाउटफुल है, ये सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है, और नॉट करेक्ट तो डाउटफुल में भी होगा, हेंस आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। एनीवे यही था क्या कि कोडेड फॉर्म में, कोडिंग बेस्ड में, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, इसी अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है, हमें बस वो मीनिंग समझना है, और अगर प्रैक्टिस रहा कौन से साइन कहां पे यूज कर पाए तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे इजीली। 3 से 5 क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में दोस्तों, तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पजल बेस्ड क्या है, इंडिकेशन बेस्ड क्या है, कोडिंग बेस्ड क्या है, हमें बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कौन से जगह पे कौन सा कंजक्शन यूज किए, साइन कौन से कैसे यूज करे, सारे रिलेशन का मीनिंग पता हो तो आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।